तो चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपने किसी बहुत करीबी दोस्त के कहने पर एक बैंक लोन के कागज पर साइन कर देता है। हाँ, ये तो मतलब रोज का ही सीन है हमारे यहाँ। दोस्त बोलते हैं कि अरे भाई बस फॉर्मेलिटी है। एग्जैक्टली दोस्त बहुत कैजुअल तरीके से बोलता है कि बस बैंक को लोन पास करने के लिए एक गारंटर चाहिए, और लोग इमोशंस में आकर बिना ज्यादा सोचे साइन कर देते हैं। राइट। और पर 5 साल बाद का सीन सोचिए, वो दोस्त अचानक गायब हो गया है या उसका बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है। और एक दिन सुबह सुबह बैंक के रिकवरी एजेंट्स उस गारंटर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। बैंक कहता है कि दोस्त का घर नीलाम करने में बहुत टाइम लगेगा, तो अब ये सारा पैसा आपको चुकाना होगा। ये किसी बुरे सपने जैसा है ना। ऐसा लगता है जैसे किसी और की गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता चले कि ठीक इसी सिचुएशन में हमारा कानून उस गारंटर को बेबस छोड़ने की बजाय उसे उस कमरे का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। वाह, मतलब सीधा पावर शिफ्ट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव का मिशन बिल्कुल यही है। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के उन पन्नों को खंगालेंगे जो राइट्स ऑफ श्योरिटी यानी गारंटर के अधिकारों की बात करते हैं। राइट। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, बैर एक्ट के प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट्स हैं, और लीगल एक्सपर्ट्स का डीप एनालिसिस भी शामिल है। और ये चर्चा हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसे आगे चलकर कभी भी किसी अग्रीमेंट में गारंटी देने को कहा जा सकता है। क्योंकि लोग गारंटर तो बन जाते हैं ये सोचकर कि बस एक पेपर पे साइन ही तो करना है। लेकिन रियलिटी में ये लीगल दुनिया के सबसे गहरे और मडी वाटर्स में कदम रखने जैसा है। सही बात है। पर अच्छी बात यह है कि कानून ने इस रिस्क उठाने वाले इंसान को कुछ ऐसे मजबूत सुरक्षा कवच दिए हैं जो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो राइट्स और लीगल हथियारों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी असल में काम कैसे करता है। मतलब जब कोई गारंटर बनता है तो वो एक्चुअली में कर क्या रहा होता है लॉ की नज़र में। देखिए, कानून की नज़र में ये कोई एक सिंगल सीधा साधा एग्रीमेंट नहीं है। ये एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ट्राईपार्टाइट यानी 3 पार्टी वाला एग्रीमेंट। एग्जैक्टली, 3 पक्षों मारा अनुबंध। इसका मतलब है कि एक ही टाइम पर 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर यानी असली कर्जदार और क्रेडिटर यानी बैंक के बीच। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, जहां गारंटर वादा करता है कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो वो पैसा देगा। राइट। और तीसरा? तीसरा एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डेटर और गारंटर के बीच होता है। कानून ये मानकर चलता है कि डेटर ने अपने गारंटर से वादा किया है कि अगर गारंटर को कोई नुकसान हुआ तो वो सारा पैसा उसे वापस लौटाएगा। ओह वाओ, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लीगल इकोसिस्टम है। इसे एक सर्कस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। सर्कस? हाँ, बताइए कैसे। मास्टर है, जिसने पैसा लगाया है, वो क्रेडिटर है। राइट। रिंग मास्टर को डर है कि कलाबाज गिर ना जाए। एग्जैक्टली। और तभी नीचे एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट लगा दिया जाता है। वाओ। ये सेफ्टी नेट हमारा श्योरिटी या गारंटर है। अब रिंग मास्टर को तसल्ली है कि कलाबाज गिरा भी तो शो चलता रहेगा। क्या बात है, ये एनालॉजी तो बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन यहीं से गारंटर की लायबिलिटी का सबसे खतरनाक पहलू भी शुरू होता है। खतरनाक क्यों? क्योंकि कानून का एक बहुत ही क्लियर नियम है जिसे को एक्सटेंसिव लायबिलिटी कहा जाता है, सेक्शन 128 के तहत। को एक्सटेंसिव, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है कि गारंटर की जिम्मेदारी असली कर्जदार के बिल्कुल बराबर होती है। जितनी रकम जो इंटरेस्ट या पेनल्टी डेटर को देनी है, ठीक उतने ही हिस्से के लिए गारंटर भी जिम्मेदार है। मतलब अगर वो कलाबाज हवा से गिरता है तो नीचे लगे सेफ्टी नेट को उसका पूरा वजन झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने अपनी कोई अलग लिमिट ना तय कर रखी हो, पूरा वजन झेलना पड़ेगा। पर एक बात बताइए, गारंटर की लायबिलिटी तो सेकेंडरी होती है ना, क्योंकि असली कर्ज तो उसके दोस्त ने लिया था। टेक्निकली हाँ, शुरुआत में सेकेंडरी होती है, लेकिन जैसे ही डिफॉल्ट होता है ये लायबिलिटी पलक झपकते ही प्राइमरी में बदल जाती है। अच्छा,
मतलब बैंक सीधा गारंटर के पास आ सकता है? हाँ, हमारे सोर्सेज में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र है जहां ये क्लियर किया गया है कि बैंक को पहले डेटर की प्रॉपर्टी बेचने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट होते ही बैंक सीधे गारंटर का दरवाजा खटखटा सकता है। बैंक के लिए गारंटर और डेटर दोनों एक ही लेवल पर आ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ से एक बहुत ही लॉजिकल और बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। हाँ, पूछिए क्या सवाल है। अगर उस सेफ्टी नेट ने कलाबाज को बचा लिया, रिंग मास्टर को उसका पैसा मिल गया, लेकिन उस भारी कर्ज को चुकाने में गारंटर की सारी सेविंग्स खत्म हो गई, तो अब क्या? बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या गारंटर को अपना सारा पैसा गवाकर बस चुपचाप बैठ जाना होगा? अगर श्योरिटी ने बैंक को पैसे दे दिए, तो उसके पास असली कर्जदार के खिलाफ क्या राइट्स बचते हैं? और यहीं पर 1872 में लिखा गया ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनी असली पावर दिखाता है। कानून किसी गारंटर को कोई बेबस बाली का बकरा नहीं मानता। तो क्या होता है एग्जैक्टली? जैसे ही गारंटर वो कर्ज चुकाता है, उसे एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकार मिलता है जिसे राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं, सेक्शन 140। राइट ऑफ सब्रोगेशन, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ही गारंटर बैंक को पूरी पेमेंट कर देता है, वो लीगली बैंक के जूतों में कदम रख देता है, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। रुकिए, इसका मतलब ये एक तरह का फाइनेंशियल रिस्पॉन है, जैसे वीडियो गेम्स में होता है? फाइनेंशियल रिस्पॉन? हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है इसको सोचने का। मतलब जैसे ही मैंने आपके हिस्से का बिल भरा, मैं खुद ही बैंक बन गई और अब मैं वो सारे लीगल हथियार यूज कर सकती हूँ जो पहले बैंक के पास थे। एग्जैक्टली। जिस सेकंड गारंटर ने आखिरी किश्त चुकाई, उस सेकंड से वो खुद लीगली बैंक बन जाता है। अगर बैंक के पास डेटर के घर के कागज गिरवी रखे थे, तो अब उन पर गारंटर का हक है। वाह, ये तो सच में पावर शिफ्ट है। मैं सीधा केस कर सकती हूँ उस दोस्त पर। बिल्कुल। आप उसकी प्रॉपर्टी से अपना पैसा वसूल सकते हैं, या कानून का तरीका है डेटर को भागने से रोकने का। और इसके साथ एक और अधिकार जुड़ता है, राइट टू इंडेमनिटी, जो हमने पहले बात की थी। वो इम्प्लाइड प्रॉमिस वाला। हाँ, वही सेक्शन 145। डेटर पर ये इम्प्लाइड वादा हमेशा होता है कि वो अपने गारंटर को हुए हर नुकसान की भरपाई करेगा। राइट। तो मैं अपने दोस्त से पैसे वापस मांग सकती हूँ, इसमें कोई कैच तो नहीं है? कैच तो है, और बहुत क्रिटिकल कैच है। अगर इसको नहीं समझा तो गारंटर बहुत बड़ी गलती कर सकता है। ऐसा क्या कैच है भाई? कैच ये है कि गारंटर केवल वही पैसे वापस मांग सकता है जो उसने राइटफुल तरीके से चुकाए हैं। राइटफुल? हाँ, अगर उसने कोई पैसा रॉन्गफुली यानी गलत तरीके से चुकाया है, तो कानून उसे डेटर से वो पैसा वसूलने का अधिकार नहीं देता। पर पैसे तो पैसे होते हैं। ये राइटफुल और रॉन्गफुल पेमेंट के बीच का अंतर क्या है? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने जो लोन लिया था उसे लिए हुए बहुत साल बीत चुके हैं। अच्छा, कानून में कर्ज वसूलने की कोई टाइम लिमिट होती है ना? हाँ, अगर वो समय सीमा खत्म हो जाए तो उस कर्ज को टाइम बार्ड लोन कहा जाता है। यानी अब बैंक उस डेटर पर कोर्ट में केस करके पैसा वसूल नहीं कर सकता। मतलब वो लोन लीगली डेड हो चुका है। एग्जैक्टली, डेड हो चुका है। अब अगर बैंक का नोटिस देखकर गारंटर घबराहट में बिना कोई चेक किए वो टाइम बार्ड पैसा बैंक को दे देता है, तो इसे रॉन्गफुल पेमेंट माना जाएगा। ओ, मैं समझी। क्योंकि जब डेटर खुद लीगली वो पैसा देने के लिए बाध्य नहीं था, तो गारंटर ने क्यों दिया? सही पकड़ा। अगर गारंटर ऐसा करता है तो वो डेटर से उन पैसों की वसूली नहीं कर सकता। कानून एक समझदार और सतर्क गारंटर की रक्षा करता है। नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई डेटर के खिलाफ अधिकारों की, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। हाँ ठीक है, डेटर से तो मैं पैसे वसूल लूंगी, लेकिन क्या हो अगर बैंक यानी क्रेडिटर खुद ही कोई लापरवाही कर दे? ये इस डीप डाइव का सबसे शानदार हिस्सा है। क्या कानून गारंटर को बैंक की गलतियों से बचाता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बचाता है। कैसे? बैंक तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। कानून जानता है कि गारंटर एक रिस्क उठा रहा है बिना किसी फायदे के, इसलिए उसे बैंक के खिलाफ स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस मिलते हैं। सबसे बड़ा वेपन है राइट टू सिक्योरिटीज, सेक्शन 141। राइट। इसका क्या मतलब है? ये नियम कहता है कि गारंटर को उन सभी सिक्योरिटीज यानी कोलैटरल्स का फायदा पाने का पूरा हक है जो लोन देते टाइम बैंक के पास थी। अच्छा, और अगर बैंक इन सिक्योरिटीज को गुमा दे तो? अगर बैंक अपनी लापरवाही से सिक्योरिटी खो देता है या गारंटर की परमिशन के बिना डेटर को वापस कर देता है, तो गारंटर उस खोई हुई सिक्योरिटी की वैल्यू के बराबर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। वेट, वाकई? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। इसे समझने के लिए हमारे सोर्सेज में दिए गए एक बहुत ही क्लासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जिक्र करना बनता है।
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चितरंजन रंगनाथ राजा 1980। ओह, 1980 का केस है। इसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं है। एक व्यापारी ने बैंक से बड़ा लोन लिया। उसके बदले उसने अपने एक बहुत बड़े गोडाउन को, जिसमें एग्रीकल्चरल गुड्स थे, बैंक के पास प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रख दिया। ठीक है, गोडाउन की चाबियां बैंक के पास आ गईं। हाँ, और डेटर के एक दोस्त ने उस लोन के लिए गारंटर के तौर पर साइन कर दिया। यहाँ तक सब नॉर्मल था। एक तरफ गोदाम का माल, दूसरी तरफ गारंटर का सेफ्टी नेट। फिर क्या हुआ? फिर बैंक के ऑफिसर्स ने भारी लापरवाही की। उन्होंने गोदाम की कोई सिक्योरिटी नहीं रखी और चोरों ने गोदाम साफ कर दिया। वेट, बैंक के पास से सारा माल चोरी हो गया? हाँ, सारा माल। अब जब माल चोरी हो गया और डेटर ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक ने सीधा रास्ता अपनाया। उन्होंने गारंटर को पकड़ा। बैंक ने बोला होगा कि आपकी को एक्सटेंसिव लायबिलिटी है, पैसे दीजिए। एग्जैक्ट, यही बोला। लेकिन गारंटर ने पैसे नहीं दिए और मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस लापरवाही पर? कोर्ट ने कहा कि जब गारंटर ने साइन किया था तो उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। उसे पता था कि बैंक के पास गोदाम भरा हुआ है। राइट, मतलब अगर 50 लाख का लोन है और 40 लाख का माल है, तो रिस्क सिर्फ 10 लाख का है गारंटर के दिमाग में। बिल्कुल। और क्योंकि बैंक की गलती से वो सिक्योरिटी चोरी हुई, तो बैंक ने बिना पूछे गारंटर का रिस्क बढ़ा दिया। तो कोर्ट ने गारंटर को फ्री कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गारंटर उस चोरी हुए माल की कीमत के बराबर अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो गया है। ओह वाह! अगर माल 50 लाख का था तो गारंटर को 1 रुपए नहीं देना। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन एक डाउट है मेरा। हाँ, पूछिए, क्या डाउट है? क्या आप कह रहे हैं कि अगर गारंटर को उस कोलैटरल या गोडाउन के बारे में कुछ पता भी नहीं था जब उसने गारंटी दी थी, तब भी उसे उसका फायदा मिलेगा? ये सबसे शॉकिंग पार्ट है लॉ का। हाँ। कानून कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि गारंटर को सिक्योरिटी की नॉलेज थी या नहीं। मतलब इग्नोरेंस होने पर भी लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है। ये साबित करता है कि लॉ का मेन एम उस इंसान को बचाना है जो दूसरे की मदद कर रहा है, और बैंक को लापरवाही की सजा देना है। ये सच में कमाल है। और कोई राइट है बैंक के खिलाफ? एक और टूल है, राइट टू सेट ऑफ। अगर बैंक केस करता है तो गारंटर कह सकता है कि 1 मिनट, इस डेटर का कुछ और पैसा आपके पास बकाया है, पहले उसको सेट ऑफ करो। अच्छा, मतलब पुराने बैलेंस को एडजस्ट करवा सकते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि 1872 में ड्राफ्ट किया गया ये एक्ट कितना आगे की सोच रखता था। हाँ, हर पॉसिबल सिचुएशन कवर की है उन्होंने। लेकिन चलिए अब इस डीप डाइव को एक नई और थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं। कैसे सिचुएशन? अगर लोन का अमाउंट बहुत बड़ा हो, जैसे 50 करोड़ का कोई कमर्शियल लोन, तो कोई एक अकेले तो गारंटर बनेगा नहीं, राइट? हाँ, अकेले रिस्क लेगा कोई। श्योरिटीज की बात कर रही हैं। जब कई सारे सेफ्टी नेट्स एक साथ लगाए जाते हैं। हाँ, तो उनके आपस के राइट्स कैसे काम करते हैं? बोझ कैसे बटेगा? यहाँ सबसे पहला नियम आता है इक्वल कंट्रीब्यूशन का, सेक्शन 146। अगर आपस में कोई स्पेशल अग्रीमेंट नहीं है तो कानून कहता है नुकसान सब में बराबर बटेगा। ये तो दोस्तों के साथ डिनर पर जाकर बिल बांटने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर डिनर का बिल 30,000 आया है और 3 दोस्त को श्योरिटीज हैं, तो सब 10-10 हजार देंगे। बहुत सिंपल। सिंपल तो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उन्होंने अपनी गारंटी की अलग अलग लिमिट तय की हो। सेक्शन 147। अलग अलग लिमिट? जैसे कि किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही कम हो? हाँ, मान लीजिए उन्हीं 3 दोस्तों में से एक ने पहले ही कह दिया था कि मैं मैक्सिमम 10,000 तक का रिस्क लूंगा। इस सिचुएशन में कानून एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाता है। पहले तो उस 40,000 के बोझ को तीनों में बराबर बांटने की कोशिश होगी। तो हर एक के हिस्से में लगभग 13,333 रुपए आएंगे। राइट। लेकिन पहले दोस्त ने तो लिमिट ही 10,000 रखी थी ना, तो वो अपनी लिमिट से 1 रुपए ज्यादा नहीं देगा। तो वो अपनी 10,000 टेबल पर रखेगा और साइड हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब जो उसके हिस्से का 3,333 रुपए का घाटा बच गया, वो बैंक का नुकसान नहीं होगा। तो वो कौन देगा? वो बचा हुआ अमाउंट बाकी के दोनों दोस्तों में बराबर बांट दिया जाएगा, क्योंकि उनकी लिमिट अभी बची हुई है। ओ आई सी। तो पहला व्यक्ति अपने 10,000 देगा और बाकी दोनों लगभग 15,000 देंगे, जो उनकी 20,000 और 40,000 की लिमिट के अंदर ही है। सही कैलकुलेशन किया आपने। कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन बचा हुआ बिल तब तक बटेगा जब तक पूरा कर्ज कवर ना हो जाए। ये मैथ सच में काफी फेयर है। को-श्योरिटीज के बारे में कुछ और भी है जो हमें पता होना चाहिए? एक और रूल है, सेक्शन 138, जो दोस्ती के वसूलों जैसा है।
मान लीजिए बैंक का मैनेजर किसी एक गारंटर पर मेहरबान हो जाता है। अच्छा, बैंक किसी एक को रिलीज कर देता है। हाँ, बैंक कहता है मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम पर केस नहीं करूंगा। तो क्या उस एक के आज़ाद होने से बाकी भी आज़ाद हो गए? मुझे लगता है लॉ ऐसा नहीं करने देगा। बिल्कुल नहीं। बाकी को-श्योरिटीज अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, वो आज़ाद हुआ गारंटर बैंक से तो बच गया, पर अपने बाकी को-श्योरिटी से नहीं। वाह, मतलब दोस्तों को बीच मझधार में छोड़कर भाग नहीं सकते आप। सही बात है। जब बाकी गारंटर्स बैंक को पैसा दे देंगे, तो वो उस आज़ाद हुए गारंटर से उसका हिस्सा वसूलेंगे। बैंक आपको छोड़ सकता है, पर आपके साथ ही नहीं छोड़ेंगे। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल और फेयर रूल है। तो अगर हम इस डीप डाइव को एक समेटें, एक बिगर पिक्चर देखें, तो ये 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितनी खूबसूरती से रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बनाता है। बिल्कुल, श्योरिटी एक कमजोर व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सब्रोगेशन, इंडेमनिटी और सिक्योरिटीज के कवच से लैस है। बैंक उसकी पीठ पीछे नया डील नहीं कर सकता और अपनी लापरवाही का नुकसान उस पर नहीं डाल सकता। अब जब हम शो के अंत में आ गए हैं, तो मेरे दिमाग में एक प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। ऐसा क्या थॉट आ गया आपके दिमाग में? जरा सोचिए, 1872 में जब कागज और कलम से लॉ लिखा गया था, तो वो लापरवाही और फेयरनेस जैसी इंसानी फीलिंग्स को समझता था। लेकिन आज जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन का जमाना आ रहा है, हाँ, जहाँ सब कुछ कोड से चलता है, ऑटोमेटेड। एग्जैक्टली, अगर पेमेंट मिस हुई तो कोड अपने आप डिफॉल्ट ट्रिगर कर देगा, एसेट्स फ्रीज कर देगा बिना किसी इंसानी दखल के। तो क्या कोड इन मानवीय अधिकारों और बैंक की लापरवाही जैसी चीजों को समझ पाएगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। कोड तो बस यस या नो समझता है। वो कैसे देखेगा कि गोदाम का चौकीदार सो रहा था या लोन टाइम बार्ड हो गया था? वही तो, क्या टेक की स्पीड में हम इन शानदार सुरक्षा कवचों को खो देंगे? इस बारे में श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये फ्यूचर ऑफ लॉ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहाँ खत्म करते हैं। इन गहराइयों को खंगालने में बड़ा मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस पर चर्चा करके। और हाँ, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि अरे भाई बस यहाँ साइन कर दो, फॉर्मेलिटी है, तो याद रखिएगा कि आप किस लीगल मडी वाटर्स में उतर रहे हैं और आपके पास क्या हथियार हैं। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए टॉपिक के साथ।